ईरान का ऐसा शहर जहां औरतें अपनी मर्जी के आदमी से जना करवाती हैं और बदले में ऐसा क्या देती हैं कि कोई भी जना करने से मना नहीं कर सकता। देखो बीबी, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। एक दफा कह दिया ना कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? जाओ यहाँ से। मेरा ताल्लुक एक शरीफ घराने से, मुझे तो तुम जैसी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे सामने एक 25-26 साल नौजवान लड़का मौजूद था जिसकी बाइक खराब हो चुकी थी और शायद पेट्रोल खत्म हो चुका था, और आसपास नजदीक कोई पेट्रोल पंप भी मौजूद नहीं था। वो बाइक को पैदल चलाता हुआ ले जा रहा था, जबकि मैं और मेरे साथ मौजूद वो 30 साल औरत मुसलसल उससे कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। कह रही थी कि देखो, मेरे रेट कुछ इतने खास भी नहीं है जो तुम अदा न कर सको। तुम खुशी से मुझे जो दोगे मैं ले लूंगी, और अभी कभी दोबारा भी बुलाओगे तो वादा करती हूँ जिस हालत में भी हुई तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊंगी। एक मरतबा हामी तो भर के देखो, फिर जिंदगी भर याद रखोगे। तुम नहीं जानते मैं तुम्हें पाने के लिए किस कदर तड़प रही हूँ। ये सिर्फ अल्फाज थे जिन्हें सुनकर मेरे गालों पर हया की लाली छाने लगी थी और मैं घबरा गई। मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे उस औरत के साथ साये की तरह रहना था। ना ही मैं यहाँ से भाग सकती थी, ना ही कहीं जा सकती थी। अगर मैं ऐसा करती तो यकीनन अपनी जान से हाथ धो बैठती। उस वक्त रात के तकरीबन 11:15 बज रहे थे जब हमें सड़क पर यह नौजवान मिला था। पिछले कई रोज से रुबीना इस नौजवान के ताक़ुब में थी, लेकिन जैसे इस नौजवान को रुबीना की असलियत मालूम हुई तो वो सिर्फ दूर रहने लगा। लेकिन आज बिलाकर वो हमारे हाथ आ ही चुका था। वो सड़क से जा रहा था और वो सड़क बिल्कुल वीरान थी। उस वक्त सिवाय हम तीनों के वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। गली में गुफन अंधेरा फैला हुआ था और अंधेरे का फायदा उठाकर रुबीना उस नौजवान को छूने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नौजवान उसका हाथ झटक कर बड़ी मुश्किल से जब्त करते हुए कह रहा था कि देखो, तुम एक औरत हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मुझे गुनाह के लिए मजबूर मत करो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला, बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी रुबीना ने उस नौजवान के कान में न जाने ऐसा क्या कहा कि अगले ही पल वो वहीं पर रुक चुका था। हैरत से रुबीना को देखने लगा। रुबीना ने एक आंख दबाकर उसे इशारा किया तो उसने अपनी बाइक को वहीं खड़ा कर दिया। उसके बाद जो कुछ वो बोला मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। कहने लगा, बताओ कहाँ पे रात गुजारनी है तुम्हारे साथ। मैं जितना हैरान होती उतना कम था ये लड़का जो अभी तक नफी में सर हिला रहा था। आखिर रुबीना ने उसे ऐसा क्या कहा था कि फौरन मान गया। मुझे तो लगा था कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन उस मर्द को भी बदलता देखकर मैं समझ गई कि शायद रुबीना ने उसे कम पैसे लेने का कहा होगा, तभी फौरन से ये गुनाह के लिए मान गया। उस नौजवान ने हामी भरी थी कि रुबीना ने मखसूस सीटी बजाई। उसने अपने मुंह से सीटी बजाई कि तभी एक जानिब गली से कार निकल कर आ गई और फिर उस नौजवान को उसमें बिठाकर वो एक घर में ले गई। मेरा दिल सूखे पत्ते की माने कांप रहा था। मैं उस खिड़की के साथ बैठी हुई थी, लेकिन रुबीना दरमियान में थी। वो जिस तरह उस लड़के को छू रही थी, उसके कानों में बेबाकी से सरगोशियां कर रही थी। सारी आवाजें मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। वो लड़का भी उसकी बातों का यूं ही जवाब दे रहा था, और मैं ये सोच सोच कर हल्कान हो रही थी कि कुछ देर पहले तो यही लड़का कह रहा था कि इसका ताल्लुक शरीफ घराने से है, वो ऐसा वैसा नहीं है, फिर आखिर क्यों एकदम से बदल चुका था। मेरी आंखों में भी आंसू आए जिन्हें फौरन मैं जब्त कर गई। मुझे आज पहली मर्तबा रुबीना के साथ आना पड़ा था ताकि मैं भी ये सब कुछ सीख सकूं जो रुबीना यहाँ पर कर रही थी। बहरहाल कुछ देर के बाद गाड़ी एक फ्लैट के सामने आके रुकी और रुबीना उस लड़के को लेकर फ्लैट में जाने लगी, और मैं यूं ही गाड़ी में बैठकर उनको जाता हुआ देखने लगी। तभी फ्रंट सीट पर बैठा हुआ हट्टा कट्टा जसामत वाला शख्स मुझे घूर कर देखते हुए कहने लगा, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है, जा तू भी जा, रुबीना की मदद कर। उस शख्स से तो ऐसे ही मैं खौफ खाती थी। जैसे ही गाड़ी से उतरने लगी बोला, अगर किसी भी किस्म की चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। मैंने फौरन नफी में सर हिला दिया और गाड़ी से उतरकर उस फ्लैट में जा चुकी थी जहां पर कुछ देर पहले रुबीना उस लड़के के साथ गई थी। मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना था। मैं उस फ्लैट में आ चुकी थी और जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई तो सामने ही लाउंज में जो मंजर मुझे दिखाई दिया, मैं शर्म से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। ये दोनों तो बेशर्मी की हर हद लाउंज में पार करने लगे थे। मैं वहीं दीवार की जानिब चेहरा करके खड़ी होगी। रुबीना ने जब मुझे ऐसा करते देखा तो उसका फलक शगाफ कह कहा गूंजा तक कहने लगी, क्या हो गया है? अरे डार्लिंग, जहां से तुम्हारा ताल्लुक है वहां पर तो ये सब कुछ आम है। अब तुम हमारी इस टीम का हिस्सा हो, फिर कैसी शर्म और कैसी झिझक, आओ हमें ज्वाइन कर। उसकी बेहूदगी सुनकर तो मेरा वजूद कांपने लगा था। मैंने घबराते हुए धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए शुरू कर दिए और मेरे कदम मानो भारी मालूम हो रहे थे। मुझे शर्म आ रही थी। उस लड़के के साथ गलतकारी रुबीना ने वहीं की थी, लेकिन तभी रुबीना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस नौजवान के ऊपर गिरा दिया। मैं चिल्ला उठी थी। होश तो उस वक्त उड़े जब रुबीना लगी कि आज रात इस लड़के के साथ अब तुम वो सब करोगी जो मैं बताऊंगी, और फिर तुम दोनों की। मैं इनकार करने लगी। मैं कहने लगी, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो रुबीना, मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन तुम मुझे इस दलदल में नहीं झोंकोगी। लेकिन कुछ देर पहले हंसती खिलखिलाती और खुश दिखने वाली रुबीना के चेहरे पर एकदम से सख्ती आ गई थी। कहने लगी, तुमसे मैंने पूछा नहीं है, तुम्हें हुक्म दिया है। ये सब कुछ तो अब तुम्हारे लिए आम हो जाना चाहिए। बहुत देख ली मैंने तुम्हारे नखरे। उसके बाद उसने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए सामने कमरे में ले जाने लगी। मैं तो हैरत से उस लड़के को देख रही थी जो कभी मेरा और कभी रुबीना का चेहरा देख रहा था। मुझे कमरे में जाकर वो पटक चुकी थी और कुछ देर बाद उस लड़के को भी कमरे में भेज दिया। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं रो रही थी मगर रुबीना सामने सोफे पे बैठकर टेबल पर टांग रख के हाथ में कैमरा ऑन कर चुकी थी। मैंने ईरान में आके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मुल्क मेरे मुल्क पाकिस्तान जैसा ही होगा। यहाँ के लोग अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ पर आते ही जिस औरत से मेरा पाला पड़ा था, उन लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया, मैं बयान करने से कासिर हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर सरगोदा से है। मेरा घराना बेहद मजहबी और दीनदार था। हमारे यहाँ तो आज तक लड़कियों ने सरकारी स्कूल से ही मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, इसलिए आगे तालीम हासिल करना तो गोया मायूब समझा जाता था। जैसे ही मैट्रिक पास किया तो लड़कियों को चूल्हा चौकी सिखाना शुरू कर दी जाती थी कि बस 2 साल तक घरदारी संभालो और जैसे ही 18 की हुई, शनाख्ती कार्ड बना तो अपने घर का रुखसत कर देंगे। यही हमारे यहाँ रीत चली आ रही थी, लेकिन मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और दोनों ही मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। बाकी मेरे ताया चाचा लोगों का घर का माहौल जैसा भी था,
लेकिन मेरे वालिद का मिजाज उनसे बेहद मुख्तलिफ था। मैं शुरू से ही अपनी जमात में अव्वल आने वाली लड़कियों में से थी। मैट्रिक में भी मैंने टॉप किया तो खुशी से मेरे अब्बा ने मिठाई अपने सब भाइयों के घर भिजवाई। ताया को जब मिठाई देने लगे तो उन्होंने मिठाई की उठाई, कहने लगे कि किस खुशी में खिला रहे हो दिलावर। मेरे वालिद ने जब बताया कि आपकी भतीजी ने मैट्रिक में टॉप किया है, उनका नाम बाकायदा अखबार में भी छपा है, फौरन मेरे ताया ने उस मिठाई को वापस रख दिया। अपने घर से भी वो मिठाई वापस भेज दी, कहने लगे मेरे लिए ये बात बड़ी मायूब है कि हमारे घर की लड़की का नाम अखबार में छपा। अरे अगर तेरा बेटा होता और वो यूं टॉप करता तो मैं तो पूरे गाँव को दावत देता, ये बड़े बड़े बैल ज़िबा करवाता, सबकी दावत करता, लेकिन नहीं, मुझे ये मिठाई खाना हराम है। मेरे वालिद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बड़े भाई की लाज रखते हुए वो वहां से वापस चले आए। जब उन्होंने ये बात मुझे बताई तो मैं अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुई थी। मैंने अपने वालिद से बड़ी मिन्नतें की, उनसे ये इजाजत तलब की थी कि मैं आगे कॉलेज में जाके पढ़ना चाहती हूँ। मेरे वालिद साहब हमेशा से मेरी हर बात मानते हुए मुझे कॉलेज भेजने के लिए रजामंद हो चुके थे। वो खानदान वालों के खिलाफ जाकर मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेज चुके थे। मेरी माँ ने मुझे ये समझाया था कि बस हमारी इज्जत की लाज रखना, और मैंने किया भी ऐसी था, किसी लड़के को नजर उठा कर नहीं देखा, बस पढ़ाई पे तवज्जो दी थी। और फिर एफएससी करने के बाद मैं स्कॉलरशिप ईरान के शहर तबरेज की यूनिवर्सिटी से लग गई। मेरी पढ़ाई तो मुफ्त हो चुकी थी, लेकिन रिहाइश का थोड़ा मसला था। जब मेरे वालिद को यूं हुआ कि ईरान से मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी है और मैं अब ईरान में पढ़ने की ख्वाहिशमंद हूं, तो वो थोड़े परेशान हो गए। खुश तो बहुत थे, लेकिन कहने के बेटा तो सोच भी रही है कि तू क्या कह रही है? अरे पूरे खानदान में लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तुझे यहाँ से शहर पढ़ाई के लिए भेजा था, फिर भी लोग बातें सुनाते थे। तेरे ताया ने तो मुझसे हर रिश्ता नाता ही तोड़ दिया, और अब तो दूसरे शहर भी नहीं बल्कि दूसरे मुल्क जाकर पढ़ाई करने का सोच रही है। बहरहाल जैसे तैसे सही मैंने अपने वालिद को रजामंद कर लिया था, और उन्हें कहा था कि मैं जल्दी वहां पर पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी देख लूंगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। खानदान वालों का क्या है, वो लोग तो वैसे ही किसी को कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते। यूं मैं ईरान आ चुकी थी, तो सबसे बड़ा मसला रिहाइश का था। मुझे इल्म था कि यहाँ शहरों में खवातीन अकेली रहती हैं और अपने फ्लैट में लड़कियों को किराए पे रहने के लिए एक अदद कमरा दे देती हैं। मुझे सिर्फ एक कमरे की जरूरत थी, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था। और तभी मेरी मुलाकात रुबीना से हुई। फोन पर रुबीना से मेरी बात हो चुकी थी। फिर रुबीना का घर मेरी यूनिवर्सिटी से भी करीब था। मैं जब रुबीना का घर देखने के लिए पहली मर्तबा गई तो मुझे देख के वो पलके झपकना भूल चुकी थी। सबसे पहला सवाल उसने मुझसे ये किया था कि तुम कहाँ से आई हो। जब मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी अच्छा, मेरे वालिद भी पाकिस्तान से थे। उसका घर अच्छा था, वो घर में अकेली रहती थी, और यूं मैं रुबीना पर एतबार करके उसके घर के कमरे में रहने लगी। शुरू में तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, और मैं भी उसे अपनी बड़ी बहन के जैसे समझने लगी थी। मेरे माँ बाप भी खुश थे कि मैं यहाँ पर खुश हूँ और महफूज हाथे में हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझ पर रुबीना के जो राज आश्कार हुए वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन थे। जैसे ही मगरिब का वक्त होता तो रुबीना फ्रेश होकर जो लिबास पहनती वो इंतहाई नाज़ेबा होता। पहले तो वो आम सादा लिबास में रहा करती थी, लेकिन शाम होती ऐसे कपड़े पहन लेती थी उसका वजूद काफी हद तक आया हो सके। एक तो वो थी भी बिल्कुल दूध जैसी सफेद और जरा सेहतमंद दिखाई देती थी। अपने बाल खोलकर कंधों पे फैला लेती, उसके कंधे बिल्कुल बेहिजाब हुआ करते थे, और यूं मुझसे संवर कर घर से बाहर निकल गई। मुझसे भी कहने लगी कि आओ मेरे साथ चलोगी, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी, आखिर माजरा क्या था। उस रोज जब रुबीना वापस आई तो मुझे अजीब सी बू आ रही थी, ऐसी गंदी बदबू मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी थी। वो थोड़ी लड़खड़ा कर भी चल रही थी, लेकिन होश तो मेरे उस वक्त उड़ना शुरू हुए जब एक रात मुझे एक मर्द की उसके कमरे से आवाज आ रही थी। आवाज इस कदर ऊंची थी कि मैं कमरे से निकलकर देखने लगी। जब एक हट्टे कट्टे मर्द को उसके कमरे से निकलते हुए देखा तो मैं घबरा गई, फौरन दरवाजे के पीछे छुप गई। तभी रुबीना भी बाहर निकली और मुझे देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी। मैं रुबीना से कहने लगी कि रुबीना क्या ये आपका शौहर था? तो रुबीना अगले ही पल सर झटकती कहने लगी अरे वो कमबख्त तो कब का छोड़कर जा चुका है, ये तो बस मेरी मोहब्बत है, और रुबीना को एक मर्तबा फिर जो पसंद आ जाए वो उसे पाकर रहती है। मेरे लिए ये बात हैरान कन थी। पहले सोचा कि हो सकता है रुबीना इसे पसंद करती हो और इसे शादी की ख्वाहिशमंद हो, लेकिन आए रोज नए लड़कों को देख के मैं घबराहट का शिकार होने लगी। और रुबीना मेरे साथ अच्छा रवैया रखती थी। मैं यूनिवर्सिटी जाती, आने में जरा सी देर हो जाती तो रुबीना मुझे कॉल करने लगती, और अभी तक यूनिवर्सिटी में मेरी कुछ खास दोस्त भी नहीं बनी थी। मुझे लगा कि शायद मुझे कहीं और अपनी रिहाइश इख्तियार कर लेनी चाहिए। रुबीना अच्छे किरदार की मालिक नहीं है, न जाने कौन कौन गैर मर्द सारी सारी रात उसके कमरे में घुसे रहते हैं। अगर मेरे साथ कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मैंने अपनी कुछ क्लास फेलो से कमरा किराए पर लेने को कहा, तो ये भी कहा कि अगर हो सके तो मुझे अपने घर में भी कमरा में रख सकती हैं, बस फैमिली अच्छी और शरीफ हो। लेकिन इससे पहले कि मैं कहीं जाती, उस रोज जब मैं घर वापस आई तो मेरे सामान का बैग मेरे कमरे से गायब था। मैंने जब रुबीना से पूछना चाहा कि मुझे उसके कमरे से खुसर खुसर की आवाजें आ रही थी, मैंने एक झटके से दरवाजा खोल दिया और बगैर के देखे कि कमरे में कौन मौजूद है कौन नहीं, रुबीना से सवाल कर दिया कि मेरा सामान कहाँ है। लेकिन जब मैंने कमरे में गौर किया तो उस वक्त वहां पे 3 मर्द और 2 औरतें मौजूद थी, सभी मुझे देख रही थी। एक औरत रुबीना से कह रही थी कि ये लड़की कौन है। रुबीना पहले तो कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी कि पाकिस्तान से आई हुई लड़की है, पढ़ाई करने आई है, यही मेरे घर में 2-3 दिन से रह रही है। मैंने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की, उन सबको सलाम किया, लेकिन बजाय मेरे सलाम का जवाब देने के वो औरत कहने लगी अरे पागल औरत, ये बात तुमने हमसे छुपा के क्यों रखी? अरे तुम तो हीरा छुपा कर बैठी हुई हो, जानती भी हो ये हमें करोड़ों में तोल सकती है, और तुम उसे छुपा के रख रही हो। उन सब की बातें मेरी समझ से बाहर थी, और सामने साइड टेबल पे मुझे अपना पासपोर्ट पड़ा हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे अपनी गर्दन के करीब एक सुई सी चुभती हुई महसूस हुई थी। फिर जब आंख खोली तो मंजर ही बदला हुआ था। वजूद में दर्द की खीसें उठ रही थी और सर बेहद भारी महसूस हो रहा था। जब जाग कर देखा तो सामने एक बहुत बड़ा हॉल था, जहां पर मुझे कितनी ही लड़कियां मौजूद थी जो कि पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की और कई ममालिक से यहाँ पर या तो पढ़ाई के लिए आई थी, यहाँ पे नौकरी के लिए। यहाँ पे उन्हें अगवा किया गया था, और जो लड़की चीख चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी, वहां पर मौजूद हट्टे कट्टे मर्द उन पर तशद्दुद कर रहे थे। मुझे होश आया तो मैं रोते हुए रुबीना को आवाजें देने लगी, कहने लगी कि रुबीना कहाँ है, आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, ये चक्कर क्या है, मुझे वापस जाना है, मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि मुझे मेरा फ्लैट छोड़ना है, आप मुझे कहाँ ले आए।
मुझे चीखता चिल्लाता सुनकर वो भारी भरकम वजूद वाला शख्स मेरे पास आया था। देखने में ही हबशी मालूम होता था, उसे देख के तो मैं घबरा गई। वो आगे बढ़ा, मुझे इस कदर करीब आया कि उसकी सांसें मैं अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी। वो मुझे गर्दन से दबोच चुका था और गर्दन से दबोच कर कहने लगा, अपनी जबान बंद रखो, तुम अब वही करोगी जो हम तुम्हें कहेंगे। ये बाकी लड़कियां देख रही हो, ये सब तुम जैसी हैं। मजीद भी कुछ बोलने या शोर मचाने की कोशिश मत करना। उसकी दहशत इतनी थी कि मैं घबरा कर वहां पर बैठ गई। और कुछ ही देर के बाद वहां पर रुबीना के साथ दो और औरतें, जो कि यहाँ की हेड थी, आकर लेक्चर देने लगी। कहने लगी कि कैसे हमने अमीर और जवान लड़कों को फंसाना है और फंसा कर उनके साथ वक्त गुजारना है, उन्हें गुनाह करने के लिए उकसाना है, और अगर ना माने तो उन्हें ऐसी धमकी देनी है कि वो तुम्हारे सामने लाभ करने पे मजबूर हो जाए। मेरा तो ऐसे कामों से दूर दूर तक कोई चक्कर नहीं था। मैं तो शरीफ माँ बाप की औलाद थी। मैं नफी में सर हिलाने लगी, कहने लगी, नहीं मैं ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं करूंगी। मेरा इतना कहना था कि वहां पे मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। इतना मारा गया कि मेरे सर और मुंह से खून बहने लगा। लेकिन वो औरत मुझे मारते हुए थकी नहीं थी। कहने लगी कि कोई और भी है जिसने इनकार करना है। तुम लोग हमारी तहमील में जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं करोगी, जब तक हम लोगों को कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद जितनी भी नई लड़कियां थी, मेरे समेत उन सबको वहां पर बने हुए एक लेबोरेटरी में ले जाया गया। मुझे बेहोशी की दवा दी गई थी। मैं बेहोश होने वाली, न जाने मुझे होश कहाँ है कि मेरे साथ क्या करने वाले थे। जब होश आया तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस हो रहा था। पूछने पर डॉक्टर मुझे बताने लगा, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में ऐसी चिप लगाई गई है कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी या किसी का राज उगलना चाहोगी तो सिर्फ एक क्लिक करने पर तुम्हारे वजूद को मफलूज कर दिया जाएगा और कुछ देर के बाद तुम्हारी मौत पाके हो जाएगी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। आखिर सब कुछ मेरे साथ क्या हो चुका था। मैं तो पढ़ने के लिए यहाँ पर आई थी। काश मैं यहाँ पर आती ही ना। मुझे कहाँ खबर थी कि यहाँ पर मेरा पाला ऐसे लोगों से पड़ जाएगा। ईरान में इस कदर बुरे लोग भी रहते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इस गिरोह का सबसे बड़ा मकसद पैसे कमाना था, लड़कों को फांसना, उनके साथ वक्त गुजारना, अगर कोई वक्त गुजारने से इनकार करे तो उसे धमकी देना, जैसा कि रुबीना ने किया था। वो शरीफ लड़का उसके साथ गलत करने पे ना माना तो उसे धमकी कि अगर तुमने मेरे साथ रात ना गुजारी तो मैं तुम्हारी सबसे छोटी बहन, जिसकी मंगनी अभी 2 हफ्ते पहले ही हुई है, उसकी सारी नाज़ेबा तस्वीर एडिट करके उसके ससुराल वालों तक पहुंचा दूंगी। क्या ये सब कुछ देखना चाहते हो? यूं अपनी बहनों की इज्जत बचाने की खातिर वो ये गुनाह करने के लिए राजी हो चुका था। मुझे जब उस कमरे में उसके पास भेजा गया तो रुबीना भी वहीं पर मौजूद थी, हाथ में कैमरा लिए कहने लगी, चलो शुरू हो जाओ। मुझे ज्यादा इंतजार की आदत नहीं है। मैं कांप रही थी, घबराई हुई थी, लेकिन चूंकि दोनों ही अपनी पीछे का मजबूर थे, इसलिए उसने मेरे साथ गलतकारी करना शुरू कर दी। मैं रुबीना के आके हाथ जोड़ के कहती रही, खुदारा वीडियो बनाना बंद कर दो, मेरी इज्जत मत रोन दो। लेकिन अपनी बहन की इज्जत बचाने की खातिर वो शख्स मेरी इज्जत लूट चुका था। तमाम तर वीडियो रुबीना बना चुकी थी। हंसकर वीडियो देखकर कहने लगी, फिक्र मत करो, तुम्हारी ये वीडियो में तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। मेरी इज्जत एक गैर के हाथों तार तार हो चुकी थी। कितनी देर कमरे में बैठकर मैं अपने माँ बाप को याद करके रोती रही। न जाने वो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। अगर उनको मेरी हकीकत पता चल जाए कि मैं किस अजियत से 2-4 हूँ तो वो तो जीते जी ही मुझे मार देते। यहाँ पर बाकायदा लड़कियों को टास्क दिया जाता था, एक हफ्ते में लाजमी 10 लड़कों के साथ वक्त गुजारी करना होगी, उनसे पैसे लेना होंगे, वरना एक हफ्ते तक सजा के तौर पर उन्हें करंट लगाया जाता, उन्हें भूखा रखा जाता, उनके पेट पर इस कदर वार किए जाते कि चलना दोपहर हो जाता। एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई। कई लड़कियां ऐसी ही अपनी जिंदगी मानकर गुनाह करने पर तुली हुई थी। खूबसूरत लड़कियों को देखकर लड़के भी मान जाते, लेकिन अगर कोई लड़का नखरे दिखाता तो सारी बायोडाटा निकाल कर उसे धमकियां दी जाती और यूं अपनी इज्जत बचाने की खातिर वो लड़का गुनाह करने के लिए मजबूर हो जाता और बदले में उसके खानदान का सारा डाटा डिलीट कर दिया जाता। मैं अब तक 5 मर्दों से इस्तेमाल हो चुकी थी और अब मुझे छठे मर्द के पास भेजा गया था। मैं मजबूर थी। शाम होते ही रुबीना मुझे भी तैयार करके अपने साथ ही ले आई। मैं एक जानिब मार्केट में घूम रही थी कि जब एक शख्स की तरफ इशारा करके बताया गया कि मुझे जाकर उस शख्स को फांसना है। वो एक अमीर लड़का है और दिखने में भी काफी खूबसूरत था। दिल में तो मैं चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन ऊपर से मैं आंखों में हवस ली उसके पास गई, उसे इशारों से अपने पास आने का कहा। वो भी शायद अपनी फितरत के हाथों मजबूर था, मेरे पास चलाया। कहने लगा कि जगह मेरी पसंद की होगी। मैं भी मान गई। उसे कहने लगी कि मैं इतने पैसे लाजमी लूंगी। वो मुझे एक मकान में ले जा चुका था और जैसे मकान में गई तो हमेशा की तरह बेलिबास होने लगी, लेकिन इससे पहले उस शख्स हंसने लगा। कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ ही देर बैठकर बातें कर लो। इतना सुनना था कि मैं बोली कि नहीं, मुझे वापस जाना है, आपने जो कुछ करना है कीजिए और मुझे पैसे दीजिए। मेरी बात सुनकर वो मेरे करीब आया तो मैं घबरा सी गई। मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन तभी जो बात उस शख्स ने सुनी मेरे होश उड़ा चुकी थी। कहने लगा, ये सब कुछ तुम अपनी मर्जी से कर रही हो, अपनी मर्जी से मेरे पास आई तो हिचकिचाहट और घबराहट की, खुद ही करो मेरे साथ जो कुछ करना है। लेकिन मैं तो सूखे पत्ते की मानिंद कांप रही थी, ना जाने शख्स क्या चाहता था। लेकिन अगले में फूट फूट के मैं रोने लगी। आज तो मेरी बस हो गई थी। मेरा जी चाहा कि मैं हकीकत उस लड़के को बता दूं, शायद किसी तरह वो मेरी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से हमें बचा ले। भले ही मेरी बातें सुनकर डिटेक्ट करके मुझे महफूज कर दिया जाए, मुझे मार दिया जाए, लेकिन कम से कम मेरी वजह से बाकी लड़कियां तो बच जाएंगी। मैंने डरते डरते सबसे पहले से यही बताया कि मेरा ताल्लुक उस गिरोह से है जिसमें लड़कियों को जबरदस्ती अमीर लड़कों के पास भेजा जाता है ताकि उन्हें काबू कर सके। मैं अपनी सारी हकीकत बता चुकी थी, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गर्दन में दर्द महसूस होने लगा। शायद राज खुलने की देर थी। मैंने उसे ये भी बता दिया कि मेरी गर्दन में एक चिप पैवस की गई है जो कि कुछ ही देर में मेरी मौत का सबब बन जाएगी। जहर शायद मेरे वजूद में फैलने लगा था। मैं वहीं जमीन पे गिर चुकी थी। लगा था कि बस मौत करीब है, लेकिन चंद घंटों के बाद मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली थी। मेरी गर्दन पर पट्टी लपेटी गई थी और उस मर्द ने फौरन मेरी गर्दन पर चाकू से वार करके उस चिप को निकाल दिया था। वो कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि खुफिया एजेंसी से ताल्लुक रखता था और न जाने कब से हकीकत जानने में लगा था कि किस तरह उस गैंग तक पहुंचा जा सके जो कि ईरान के शहर तबरेज में ये गुनाह और फहाशी आम करते हुए फिर रहे थे। उस मकान पर